हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो जेनेटिक्स का 05 हमारा आ चुका था, मतलब जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था और ये हमारी बायोलॉजी की क्लास 12th की जेनेटिक्स यूनिट चल रही थी। ठीक है जी। तो इसमें 5 वीडियोज़ हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जेनेटिक्स का 06 लेकर आए हैं, छठा लेक्चर है ये। और इस पूरे एंटायर वीडियो में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस का डिस्कशन करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसी के बारे में पूरा डिस्कशन करना है। ठीक है, ये वीडियो पूरा इसी के बारे में होने वाला है। देखिए, बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी डिस्कशन हमारे धीरे धीरे होते रहेंगे। अच्छा, बाकी डिस्कशन से पहले कुछ पॉइंट्स हमारे डाउट में आ रहे थे, इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इनको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये था, हु हैज रिपब्लिश्ड मेंडल्स वर्क इन फ्लोरा जनरल। ठीक है, देखिए अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग दिया है, कहीं डब्ल्यू बेटसन का नाम इसमें लिखा हुआ है, कहीं इसमें ह्यूगो डिवेरिस का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमको नीट के प्रीवियस आंसर्स और थोड़ा बहुत अपने लेवल की किताबों पे डिपेंड होना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे जो नाम आता है वो होता है ह्यूगो डिवेरिस। क्या है? ह्यूगो डिवेरिस, और आपको भी यही लिखना है। ठीक है जी। चलिए, वैसे ही हु हैज मेड लॉज बेस्ड ऑन मेंडल्स कंक्लूजन, तो यहां पे भी आपका आंसर कार्ल कॉरेंस होगा, कार्ल कॉरेंस जाएगा। ठीक है, कार्ल कॉरेंस, CARLCORRENS, ये दोनों चीज आप लिख लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां भी आपको आपके लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां पे आपको आंसर ये देना है कि मेंडल के वर्क को रिपब्लिश किसने किया था फ्लोरा जनरल में, तो ह्यूगो डिवेरिस। और जो मेंडल के लॉज थे, जो मेंडल के कंक्लूजन्स थे, उसको लॉज में किसने कन्वर्ट किया था? कार्ल कॉरेंस। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है कि उनके काम को जो रीडिस्कवर किया था वो किसने किया था, तो वो 3 साइंटिस्ट थे। वो सारी कहानी आपको क्लियर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस जहां आपको पूछे जाएं तो उसके आंसर्स यही हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्रॉस की तरफ। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर हमको जीन और अलील में काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है। जो लोग वीडियोस देख रहे थे उन्होंने बोला कि जीन और अलील में कंफ्यूजन हो रही है। चलिए मैं उस डाउट को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ या फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ। थोड़ा देखिएगा, जीन एंड अलील 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, जरा इनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अच्छा अगर मैं हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अरे यार देखिए हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अगर इसमें मैं किसी जीन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, जैसे मान लो हाइट का कोई जीन है कैपिटल T, तो हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैपिटल T है तो केवल कैपिटल T ही रहेगा। ठीक है, मतलब किसी भी कैरेक्टर का एक ही जीन पॉसिबल है उस ऑर्गेनिज्म पे। अगर मैं डिप्लॉइड की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्रोमोसोम्स पेयर में रहते हैं, जिनको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहां पे 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स पॉसिबल हैं। अगर अच्छा मेरी बात पहले हेप्लॉइड में करिएगा, उसके बाद डिप्लॉइड पे हम लोग चलते हैं। जरा हेप्लॉइड पे देखिएगा, या तो इस पे कैपिटल T पॉसिबल होगा, या तो अगर कोई दूसरा क्रोमोसोम है, तो अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो या तो कैपिटल T होगा और या तो केवल उसमें स्मॉल t होगा। मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं तो या तो उसमें केवल कैपिटल T जीन पाया जाएगा या तो केवल स्मॉल t पाया जाएगा। कैपिटल T एक साथ आ जाए, या फिर कैपिटल T स्मॉल t एक साथ आ जाए, या फिर स्मॉल t एक साथ आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। और इसी वजह से जब हम यहाँ पे इस कैपिटल T जीन की, इस कैपिटल T की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि कैपिटल T जीन इज प्रेजेंट। जबकि यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं क्या कहूंगा कि इस पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? स्मॉल t जीन इज प्रेजेंट। यहां पे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आते हैं, 2n ऑर्गेनिज्म में, यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे एक ही कैरेक्टर के 2 जीन्स पाए जा सकते हैं। 2 जीन्स कैन बी प्रेजेंट, 2 जीन्स पाए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, जिसको हम लोग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उनके एक लोकस पर 2 जीन्स पाए जा सकते हैं। अब ये 2 जीन्स हो सकते हैं कैपिटल T हो, या फिर कैपिटल T स्मॉल t हो। जैसे कैपिटल T भी हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t, या फिर स्मॉल t कुछ भी पेयर में हो सकता है। मान लो कैपिटल T था, या फिर मान लो कैपिटल T स्मॉल t था, कोई बात नहीं, कोई सा भी मान लीजिए कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे एक साथ था। अब जरा समझिएगा, एक ही कैरेक्टर के 2 जीन्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहां पे कहा हेप्लॉइड में कि यहां पे कैपिटल T जीन पाया जा रहा है,
यहाँ पे अगर मुझे बात करनी तो मैंने क्या कहा, स्मॉल टी जीन पाया जा रहा है, मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि कौन सा जीन पाया जा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन। क्योंकि एक कैरेक्टर के दो टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर के दो टाइप हो सकते हैं जब भी हम डिप्लॉयड में बात कर सकते हैं। टॉल वाले भी हो सकते हैं और डॉर्फ वाला कैरेक्टर भी हो सकता है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर पॉसिबल हैं, तो दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर को बनाने वाले जीन भी होंगे। समझ रहे हैं? जब दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं तो दो डिफरेंट जीन भी होंगे, और दो डिफरेंट जीन को लिखने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, वन टाइप ऑफ जीन एंड वन टाइप ऑफ जीन, दोनों को मुझे टाइप करके बताना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन, कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन। जैसे समझिएगा, जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मुझे किसी एक जीन को बताना होगा तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन की बात मैं कर रहा हूं। जब भी मुझे स्मॉल टी को बताना होगा तो मैं क्या कहूंगा, स्मॉल टी टाइप ऑफ जीन की बात मैं कर रहा हूं। किसमें, 2n ऑर्गेनिज्म में। ये कहना मेरे लिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आसान था, मैं डायरेक्ट कह देता कैपिटल टी जीन या फिर स्मॉल टी जीन। जबकि मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जैसे ही आ जाता हूं, मेरे लिए कहना कठिन हो गया। अब मुझे क्या कहना पड़ेगा, कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन की बात मैं कर रहा हूं, या फिर मैं स्मॉल टी टाइप ऑफ जीन की बात कर रहा हूं। किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। और इसीलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो एक नया टर्म ला दिया गया जिसका नाम था क्या, अलील। जिसका नाम क्या था, अलील। अलील क्या कहता है, अलील ये सिंपल सा बात कहता है कि जहां पे भी आपको टाइप ऑफ जीन बताना हो, जहां पे भी आपको क्या बताना हो, टाइप ऑफ जीन, आप सीधा सीधा कह दो कि ये अलील है। ये क्या है, अलील है। जैसे या तो आप यहां कहो कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन, या तो डायरेक्ट कह दो कैपिटल टी अलील। ठीक है, या तो आप कहो स्मॉल टी टाइप ऑफ जीन, या तो आप डायरेक्ट कह दो स्मॉल टी अलील, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जीन और अलील दोनों एक ही टर्म हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आप जब आप हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बात करते हो तो आप डायरेक्ट जीन कह सकते हो, और जब आप डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बात कर सकते हो तो आप डायरेक्ट अलील कह सकते हो। क्योंकि आप डिप्लॉइड में डायरेक्ट जीन नहीं कह सकते, इसलिए हम डायरेक्ट एक और टर्म लाए हैं अलील, जो कि किसको बताता है, टाइप ऑफ जीन को। इसका मतलब क्या, यहां पे टी जीन नहीं था, बिल्कुल टी जीन ही है, टी जीन ही है। लेकिन हाइट, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में था, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक टाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक टाइप है। और कौन सा वाला टाइप है, कैपिटल टी वाला टाइप है। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा ना, इट इज द कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इससे बढ़िया तो मैं डायरेक्ट कह दूं कैपिटल टी अलील है। इतना लंबा चौड़ा कहने से बढ़िया तो मैं यही कह दूं कि ये कैपिटल टी अलील है। इतना कहने का कोई मतलब नहीं। तो अगर मुझको क्या लिखना है, टाइप ऑफ जीन लिखना है कहीं, अगर मुझको क्या लिखना है, टाइप ऑफ जीन लिखना है, टाइप ऑफ जीन, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, अलील। तो अपने कॉपी में कैसे लिख लेंगे, टाइप ऑफ जीन ही क्या है, अलील है। और जीन ही अलील है और अलील ही जीन है, ये अलग अलग बातें नहीं है। बस जहां मुझको टाइप ऑफ जीन कहना होता है तो मैं सिंपली क्या कह देता हूं, अलील कह देता हूं, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इस बात को मैं रब कर दूं। चलिए, तो जीन और अलील में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देंगे, जीन ही अलील है। लेकिन जब मुझको कहने में प्रॉब्लम होने लगी, जब मुझको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करना हुआ, तो मुझे कहने में थोड़ा समस्या होने लगी, तो इसीलिए एक नया टर्म लाया गया अलील, ताकि मैं डायरेक्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर किसी एक जीन की बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट उसको क्या कह सकता हूं, अलील कह सकता हूं। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, तो उसके पास एक कैरेक्टर के दो जीन्स पॉसिबल हैं कि नहीं, पॉसिबल है बिल्कुल। मान लेते हैं वो दोनों अलग अलग हैं, कैपिटल टी जीन है और स्मॉल टी जीन है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जीन है। एक बात बताइए मुझको, कोई भी जीन होता क्या है, जीन क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया जीन है, जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो डीएनए है उसी का एक सेगमेंट ही क्या है, जीन है। उसी का एक सेगमेंट ही क्या है, जीन है, और कुछ नहीं। जीन को मतलब और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सेगमेंट है ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट का क्या मतलब है, डीएनए का सेगमेंट कहने का क्या मतलब है आपका? डीएनए का सेगमेंट कहने का ये मतलब है, जो डीएनए होता है, डीएनए वो कुछ ना कुछ कोड होता है। ठीक है, जेनेटिक कोड है। जैसे डीएनए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन को मिलकर बना होता है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ये पूरा स्ट्रैंड। ठीक है, इन्हीं का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो जब मैं डीएनए का सेगमेंट की बात करता हूं, तो जैसे ए टी जी सी सी ए
और CAGTC, ऐसे ये कॉम्बिनेशन ऐसे चलता चला जा रहा है और यही डीएनए का सीक्वेंस है। इसी में से मान लीजिए एक सीक्वेंस मिलके कोई जीन बना दे रहा है, ये सीक्वेंस मिलके कोई जीन बना दे रहा है, ये सीक्वेंस मिलके कोई जीन बना दे रहा है। तो एक सीक्वेंस ही क्या है, एक जीन है, और इसी एक सीक्वेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, एक सेगमेंट कह देते हैं, जो कोई ना कोई क्या बना लेता है, कैरेक्टर बना लेता है। तो जब भी हम डीएनए के सेगमेंट कहने का मतलब क्या है, वो कोई ना कोई एक जेनेटिक कोड है, और ये जेनेटिक कोड क्या कैरी करता है, यही जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो हम क्या कहने लगते हैं कि जो जीन है वो इंफॉर्मेशन लेके दूसरे जनरेशन में जा रहा है, और वही इंफॉर्मेशन क्या बना लेगी, कैरेक्टर बना लेगी। तो जो हम बात कहते हैं कि जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और यही कैरेक्टर को बनाता है, तो जीन नहीं, जो जीन था वो क्या लेके गया, वो इंफॉर्मेशन लेके गया। कैसी इंफॉर्मेशन, ये जो कोड थी यही इंफॉर्मेशन थी, और जब ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से चाइल्ड में चली जाएगी या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चली जाएगी, तो इसी इंफॉर्मेशन की वजह से वहां पे एक्सप्रेशन आएगा और क्या डेवलप हो जाएगा, कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे एक बात मैं आपको और क्लियर करता हूं, जरा ऐसे समझिए, यूं समझिए कि जो टॉलनेस था इसका कुछ कोड रहा होगा, टॉलनेस का जो जीन था उसका कुछ कोड रहा होगा। मान लेते हैं इसका कोड क्या था, इसका कोड था XYZ, कुछ भी था, ठीक है, XYZ। अब मैंने क्या काम किया, ये टॉलनेस का जीन था, अब मैंने क्या काम किया, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, X को हटा दिया। जैसे आप कहते हैं ना WXYZ, तो मैंने X को हटा दिया, मतलब कुछ चेंज ला रहा हूं मैं इस सीक्वेंस में, कुछ चेंज ला रहा हूं। मैंने ऐसे हटाया कि यहाँ पे X की जगह मैंने W रख दिया, और बाकी Y और Z मैंने एज इट इज रहने दिया, Y और Z एज इट इज रहने दिया। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये सीक्वेंस बदल दी, जैसे यहां पे था, ये सीक्वेंस बदल दी, तो जो आपका जीन था वो जीन भी अब चेंज हो चुका है, अब वो जीन भी चेंज हो चुका है। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, चेंज्ड जीन। क्या ये जीन जो था वो बदल चुका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बदल चुका है। और अगर ये चेंज हो चुका है, जीन बदल चुका है, तो यहां पे सीक्वेंस बदलने से जीन बदल गया, और जीन बदल जाएगा तो जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो भी बदल जाएगा, और एक्सप्रेशन बदल जाएगा तो कैरेक्टर भी बदल जाएगा। अब आप यूं समझें कि कैरेक्टर ऐसा बदला कि यहां पे टॉलनेस की जगह क्या आने लगा, डॉर्फनेस आने लगी। क्या आने लगी? डॉर्फनेस आने लगी। ठीक है, यहां पे डॉर्फनेस आने, कैरेक्टर ने ऐसा बदलाव लिया कि एक ही जीन बदलने से आपके टॉलनेस से किस में कन्वर्ट हो गई, डॉर्फनेस में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, जरा देखिएगा, क्या आपने बहुत बड़ा चेंज किया क्या, XYZ से बहुत बड़ा चेंज किया क्या डॉर्फनेस लाने के लिए? जी नहीं, बहुत एक छोटा सा सेगमेंट हटाया और टॉल से क्या बन गया, डॉर्फ बन गया। टॉल से क्या बन गया, कैपिटल T से किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल t में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, स्मॉल t में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई जीन था, वो राउंड सीड बनाता था। क्या बनाता था? राउंड सीड। ठीक है, राउंड सीड का जो जीन था, मान लेते हैं उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ABC था। अब मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूं। ऐसा बदलाव मैंने किया कि C की जगह क्या रख दिया, D, तो यहां पे क्या बन गया, ABD बन गया। अब जब इसको बदला तो राउंड सीड की जगह यही कैरेक्टर डेवलप होकर यहाँ पे क्या आ जाता है, रिंकल्ड सीड आ जाता है। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ये मतलब सेगमेंट मेरा फिक्स नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया। रिंकल्ड सीड बन गया। अब एक बात बताइए, ABC से मैंने बहुत बड़ा बदलाव तो किया नहीं, मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज किया। ABC की जगह मैंने क्या कर दिया, D। तो उसका देखिए जरा, जिस टाइप का कैरेक्टर पहले बन रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर बना है। राउंड सीड की जगह क्या बन गया, रिंकल्ड सीड बन गया, लेकिन बन तो अभी भी सीड शेप का ही कैरेक्टर रहा है। जरा सुनिए मेरी बात, जब आप जीन के सीक्वेंस में या फिर अलील के सीक्वेंस में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, बहुत माइन्यूट चेंज करते हैं, मैंने क्या बोला, जब आप अलील के सीक्वेंस में बहुत माइन्यूट सा चेंज करते हैं तो उसी कैरेक्टर की एक नई फॉर्म डेवलप हो जाती है। जैसे यहां पे देखिए, माइन्यूट चेंज किया, XYZ में बहुत माइन्यूट सा बदलाव किया, X की जगह W ला दिया, तो क्या बन गया, उसी कैरेक्टर का एक दूसरा फॉर्म डेवलप हो गया। जैसे हाइट का एक कैरेक्टर था टॉलनेस, उसका सीक्वेंस XYZ था, जब मैंने उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज किया, WYZ किया, तो उसी कैरेक्टर का दूसरा फॉर्म बन गया डॉर्फनेस। सेम केस यहां भी है, राउंड सीड था, इसका मान लें सेगमेंट ABC था, इसमें मैंने माइन्यूट सा चेंज किया, C की जगह क्या ला दिया, D, ABD हो गया। और इसने अब क्या किया, उसी कैरेक्टर को, जो सीड शेप का कैरेक्टर था, उसी कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में ला दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी अलील में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, उसके सीक्वेंस में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, तो वो उसी कैरेक्टर का एक नया फॉर्म डेवलप करेगा। जबकि अगर आप उसमें बदलाव बहुत बड़ा कर देंगे, जैसे देखिए, अगर आपने XYZ को किसी तरह चेंज करके
ABC में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये कैसा है, चेंज बहुत बड़ा चेंज है। अब आपने पूरा पूरा सीक्वेंस ही बदल दिया, XYZ की जगह आपने क्या कर दिया, ABC, आपने पूरा सीक्वेंस चेंज कर दिया, बहुत बड़ा चेंज कर दिया। जब आप बहुत बड़ा चेंज करेंगे तो वो करेक्टर का दूसरा फॉर्म नहीं बनाएगा, वो पूरा पूरा करेक्टर ही बदल जाएगा। यहां पे हाइट के करेक्टर से किस करेक्टर पे हम आ चुके हैं, सीड शेप के करेक्टर पे आ चुके हैं। यानी कि अगर हम जीन या फिर अलील के सीक्वेंस में थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो उसी करेक्टर का एक नया फॉर्म डेवलप होता है, जैसे यहां पे था, जैसे यहां पे था। जबकि अगर हम उसी जो जीन का सीक्वेंस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं तो पूरा का पूरा करेक्टर ही चेंज हो सकता है। इसी पे एनसीईआरटी ने एक बड़ी खास लाइन लिखी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और यहां पे लगा भी दे रहा हूं, आप उस इमेज को देखिएगा, ठीक है। मैं उस लाइन को पढ़ रहा हूं, मैं पेज नंबर बता दूं आपको, पेज नंबर 72, इंग्लिश की एनसीईआरटी, पेज नंबर 72, जरा लाइन सुनिएगा। जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आज नोन एज अलील, ठीक है। जैसे मैंने आपको तभी को बता दिया, अलील क्या होता है, जीन का ही एक फॉर्म है जो कॉन्ट्रास्टिक पेयर ऑफ ट्रेट के लिए पेयर करता है। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, ये क्या है दोनों, ये दोनों अलील भी हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल टी को मैं कह दूं ये टाइप ऑफ जीन है, या फिर स्मॉल टी को मैं कह दूं ये टाइप ऑफ जीन है, ठीक है। तो ये क्या है, अलील्स हैं, अलील्स हैं। और ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को भी बनाते हैं, ये टॉलनेस को बनाता है, डॉर्फनेस को। तो ये दोनों क्या है, अलील। तो ये बात तो बड़ी सिंपल सी है कि जीन विच पेयर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स आर नोन एज अलील। ये मैंने पहले भी बता रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं। लाइन अगली वाली मजेदार है, ठीक है, सुनिएगा इस लाइन को। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। मैंने क्या बोला, इसने क्या बोला एनसीईआरटी ने, कि अलील्स या फिर जीन्स जो होते हैं वो, जैसे मान लीजिए एक अलील से दूसरे अलील की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए टॉलनेस का अलील था कैपिटल टी और डॉर्फनेस का अलील था स्मॉल टी। तो टॉलनेस डॉर्फनेस से स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर आपको टॉलनेस से डॉर्फनेस बनाना है तो थोड़ा सा बदलो। और इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है कि वन अलील इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर अलील, या फिर वन जीन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीन। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ दूं, दीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। मतलब ये दोनों जो हैं ये सेम जीन से थोड़ा सा अंतर में है। अगर ये सेम ये वाला जो जीन है इससे डॉर्फनेस का जीन थोड़ा सा अंतर पे है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी जीन में थोड़ा सा बदलाव करोगे तो उसी करेक्टर का दूसरा फॉर्म बनेगा, और किसी जीन में बहुत बड़ा बदलाव कर दोगे तो करेक्टर ही बदल जाएगा। समझ गए, एनसीईआरटी ने कितनी बढ़िया बात लिखी है कि जीन विच पेयर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर इज नोन एज अलील। और अलील्स में थोड़ा सा जीन में अगर आप थोड़ा सा बदलाव कर दोगे, जैसे कैपिटल टी में थोड़ा सा बदलाव किया तो उसने क्या बनाने लगा, वो एक नया कैरेक्टर डेवलप करने लगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, डॉर्फनेस। और यही नया कैरेक्टर ही तो क्या कहलाता है, हमारा अलील कहने लगता है। क्योंकि अब जैसे ही नया चेंज किया तो स्लाइटली डिफरेंट किया तो वो एक नया कैरेक्टर डेवलप करने लगा, और नया कैरेक्टर उसी का डिफरेंट फॉर्म था। तो जो जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स बनने लगे वही तो अलील हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, इस लाइन को मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करते हैं। ये बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, इसलिए मैंने आपको पहले इसको बताना समझा, तो अब आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो जीन में थोड़ा सा स्लाइटली बदलाव करने से ही अलील बन जाता है, क्योंकि जीन को जैसे ही आप बदलोगे जीन के दो फॉर्म आ जाएंगे। जब जीन में बदलाव लाओगे तभी तो जीन के दो फॉर्म आएंगे। तो जैसे ही आपने जीन में थोड़ा सा बदलाव किया तो उसी कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म आया, और इसी को तो हम लोग अलील बोल देते हैं। समझ गए। तो उसी जीन में थोड़ा सा बदलाव करोगे, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस करने की वजह से उसी कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म आएगा, और उसी कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म आएगा तो उसी कैरेक्टर का डिफरेंट जीन बनेगा। तो एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट जीन को हमने अलील बोला था। चलिए, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी क्रॉस कराओगे ये हर में कॉमन रहने वाला है, और आप गलतियां इसी में करोगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के जब हम ठीक है, एक कैरेक्टर के जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। जैसे वन कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है, हाइट, जैसे केवल हाइट की, जब हम हाइट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की बात करते हैं कि हाइट कैसे जाती है, मतलब एक कैरेक्टर है हाइट केवल,
तो हम क्या कहेंगे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं सीड शेप की केवल बात करूँ कि राउंड सीड और रिंकल या फिर रिंकल सीड कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, जैसे सीड शेप। एक जब भी हम एक कैरेक्टर की बात करेंगे, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स पॉसिबल हैं पी प्लांट में, ठीक है जी। तो जब भी हम एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे और इसकी स्टडी करना चाहेंगे, तो वही क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है जी। चलिए, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कोई भी मेंडल का क्रॉस होगा, 3 स्टेप पे चलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट एंड सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। तो आपको ऐसे ही करना है। तो अब पहले पॉइंट में मैं क्या करता हूं, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट मैंने आपको बता ही रखा है। सिलेक्शन कैसे करोगे प्योर पेरेंट का, बाई कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से, ठीक है। प्योर पेरेंट कैसे बनेंगे, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करो और सिलेक्शन। देखो यार, मैंने पिछली वीडियो में बोल तो मैं कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन ही रहा था, लेकिन मैंने कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सेल्फिंग लिख दी थी, उसको आप चेंज कर लीजिएगा, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। जहां मैंने आपको लिखवाया था पहला स्टेप कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, उसमें मैंने लिखवाया होगा नीचे सिलेक्शन बाय सेल्फिंग एंड सेल्फिंग, उसको चेंज करके क्या लिख लेंगे, इट इज डन बाय सेल्फिंग एंड कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। मैं बोल तो वही रहा था, लेकिन लिख मैं दूसरा दिया था, इस वजह से आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये वाली बात हो गई। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हाइट हो गया, सीड का शेप हो गया। चलिए अब इसके इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने 2 पेरेंट लेने हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को प्योर लेना है, ठीक है। मान लेते हैं प्योर पेरेंट का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर हाइट के कैरेक्टर की बात करूं, हाइट अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होगा तो मतलब 2 जीन्स एक साथ होंगे, जिनको हम अलील कहेंगे, मतलब 2 अलील से एक साथ होंगे। तो या तो कैपिटल टी एक साथ होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ होगा, या तो स्मॉल टी एक साथ होगा। इसमें से प्योर कौन है, प्योर वो है जिसमें एक ही टाइप के जीन पाए जा रहे हैं, या फिर एक ही टाइप के यहाँ पे अलील्स पाए जाते हैं, सेम टाइप का अलील। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, यही दोनों प्योर हैं। बाकी ये तो क्या है, ये तो मिक्स्ड है, या तो इम्प्योर जीन है, ठीक है। तो अगर मैं प्योर किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर चाहिए, जो कि कैसे हैं, प्योर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक में टॉल और एक में डॉर्फनेस का प्योर। अब मैं क्या करूंगा, इनका क्रॉस कराना चाह रहा हूं। इनका क्रॉस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बनता है क्या, गैमीट। अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो आपको खुद पता होगा, ह्यूमंस में क्या बनेगा, सबसे पहले ह्यूमंस अपना स्पर्म बनाएगा, मेल होगा तो फीमेल होगी तो ओवम बनाएगी, मेल से मेल गैमीट आएगा, फीमेल से फीमेल गैमीट आएगा, फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करेगा न्यू ऑफस्प्रिंग। वैसे यहाँ भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनता है, जिसमें मेल से आता है मेल गैमीट, वैसे ही फीमेल से क्या आता है, फीमेल गैमीट, और ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए दोनों जब कंबाइन करते हैं तो जाइगोट होता है, वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो यही काम चल रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आप देखिए, ये क्या थे, पेरेंट। अभी क्या चाह रहे हैं, ये नया ऑफस्प्रिंग बनाना चाह रहे हैं। नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको गैमीट बनाना पड़ेगा। अब जब ये चाह रहे हैं कि ये गैमीट बनाए, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, क्योंकि गैमीट कैसे बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे, और तभी वो गैमीट सेप्लॉइड होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, गैमीट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन है किसी भी कैरेक्टर के जो जीन का कॉम्बिनेशन है, उसका पॉसिबल टाइप्स ले लीजिए। जैसे कैपिटल टी है, इसका एक ही टाइप ही पॉसिबल है। यहाँ से गैमीट में क्या आएगा, केवल कैपिटल टी आ सकता है, और तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है हाइट के जीन का। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी वही हाल है एक ही टाइप का गैमीट बन सकता है, स्मॉल टी। ये क्या है, ये गैमीट्स हैं। अब मैंने क्या कहा, जो गैमीट्स हैं यही फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी एक साथ आया, और क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही क्या हो गया, यही हो गया जाइगोट हमारा। और यही तो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन, यही तो हमारी फर्स्ट जनरेशन है जिसकी बात हम कर रहे हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सारे के सारे जितने भी प्लांट इन दोनों के क्रॉस से बनेंगे, सारे के सारे लंबे होंगे, सारे के सारे, भले यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, लेकिन सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे। अब मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, दूसरी बात देखिए, पहला काम अपना हो चुका है, प्योर पेरेंट्स थे, उनका क्रॉस करा के हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बना लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइब्रिड का मतलब जिसमें दोनों टाइप के जीन हो, वही तो हाइब्रिड होगा। तो ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हमारी बन चुकी है, ठीक है।
इसको मैं क्या हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, SPRING, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और ये कैसी हो गई? ये हेट्रोजाइगस है ना, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। मैंने आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझाया ही था, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी में ये दोनों में एक ही टाइप के एलील्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये होमोजाइगस है। जबकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जा रहे हैं या फिर दो एलील्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है, ठीक है। एक कैरेक्टर के जब दो सेम टाइप के जीन्स पाए जाएं तो उसको क्या बोलता हूं? होमोजाइगस। जबकि उसी कैरेक्टर के जब एक ही साथ दो डिफरेंट जीन्स पाए जाएं तो वो हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ था, तो ये कैसा है? हेट्रोजाइगस। जो ऑफ स्प्रिंग बनी वो हेट्रोजाइगस। देखिए पहला काम हमने कर लिया, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बना लिया। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बने उसकी सेल्फिंग कराना। तो सेल्फिंग कैसे होगी जरा आप सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ये जो जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट मैंने आपको कल बताया था, जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनी, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनी, उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रो कराना पड़ेगा। मैंने आपको कल ही बताया था पिछले लेक्चर में। ग्रो करा के आप क्या बनाओगे? प्लांट बनाओगे। जब वो प्लांट बनेगा तो उसमें क्या लगेगा? फूल लगेगा। और मटर का जो पौधा होता है उसका फूल कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके पास, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसी में क्या है? उसी में उसका मेल पार्ट स्टेमन भी है, उसी में उसका फीमेल पार्ट कार्पेल भी है। तो अगर आपको सेल्फिंग कराना है तो आपको दूसरा पौधा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन इस प्लांट का बना है वो तो उसके मेल पार्ट का भी होगा और उसके फीमेल पार्ट का भी होगा। और सेल्फिंग कराने का क्या मतलब है? सेल्फिंग कराने का मतलब है यहां से मैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दो सेम टाइप के प्लांट, जैसे मैं कैपिटल टी स्मॉल टी तो मेरे पास था ही, इसी का क्रॉस में एक और कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दूं, ठीक है। मान लो यहां से मैं ये फीमेल पार्ट इसका ले लेता हूं, इसका मेल पार्ट ले लेता हूं और क्रॉस करवा दूं। अब ये क्रॉस कराने के मुझे क्या कोई और प्लांट ढूंढने का जरूरत है क्या मटर का? नहीं, वो तो खुद सेल्फिंग करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसे करेगा जरा उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये फ्लावर था ठीक है, ये फ्लावर था। अब ये इसका क्या है? ये फीमेल पार्ट है और ये पूरा इसका मेल पार्ट है। मेल पार्ट में क्या है? ये एंथर वाला पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे भरे हुए हैं, ये पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। अब ये क्या है? ये स्टिग्मा है इसका, स्टिग्मा, इसी पे पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान। अब जरा देखिएगा, अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाता तो जिस पार्ट से मुझको नया सीड बनाना था वहां से मैं स्टेमन हटा देता, मतलब मेल पार्ट को हटा देता, स्टिग्मा रहना देता, इस एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पर गिरा देता। लेकिन यहाँ पे मुझे सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? जब मुझको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो जरा देखिएगा, अब सेल्फ पॉलिनेशन तो मटर का पौधा खुद करता है, तो इसी का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे आकर गिर जाएगा। जरा सोचिएगा, इसी का पॉलन ग्रेन है, मतलब ये जो प्लांट बना इसी का पॉलन ग्रेन है, तो इसका जीनोटाइप, अगर इसमें हाइट का जो जीन होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि मैं इसका जो ऑफ स्प्रिंग बना था वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग था। तो इसके पास जो भी फ्लावर में है, फ्लावर में चाहे मेल पार्ट हो चाहे फीमेल पार्ट हो, उसका जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा हाइट के लिए। और फीमेल के पास भी जो एग्स हैं उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, वो आके स्टिग्मा पे गिरे और वहां पे जो एग्स थे जब उनसे फ्यूज हुए तो उनका जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी था। यानी कि सेल्फिंग कराने के लिए मुझे कहीं जाना होना नहीं है, मुझे उसी प्लांट में अपने आप सेल्फिंग मटर का पौधा करेगा। अब देखिए, अब कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये क्रॉस कर रहा है। ये हो कैसे रहा है मैंने आपको दिखा दिया सिंपल तरीके में, ठीक है। जरा देखिएगा इसको ध्यान से। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया, जब भी कोई भी क्रॉस होगा तो उसमें सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमिट बनेंगे। यहाँ पे गैमिट्स कैसे बनेंगे? मैंने आपको गैमिट बनाने का सिंपल तरीका बताया। जो भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसमें जितने टाइप्स हो सकते हैं उसको बना लीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ पे कैपिटल टी आएगा और यहाँ पे स्मॉल टी। वैसे यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, दो ही चीज़, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब ये क्या बन गए? एक पेरेंट के दो गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स, एक कैपिटल टी गैमेट्स, एक स्मॉल टी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो मेल का कैपिटल टी बना, अब उसके पास दो चांस है, या तो वो फीमेल के कैपिटल टी से कंबाइन कर जाए या फीमेल के स्मॉल टी से कंबाइन कर जाए। वही चांस इसके मेल के स्मॉल टी के साथ भी होगा, या तो मेल का स्मॉल टी इसके कैपिटल टी से कंबाइन कर जाए या तो इसके स्मॉल टी से कंबाइन कर जाए, ठीक है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन एक ही के साथ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बताऊं, मान लीजिए कि इसका जो ये कैपिटल टी था वो किससे कंबाइन हुआ? इसके कैपिटल टी से कंबाइन हुआ।
तो कैपिटल टी बन जाएगा। अब एक ऑफ स्प्रिंग, मान लीजिए ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना और एक ही ऑफ स्प्रिंग बननी थी, तो इसका अगर कैपिटल टी इसके कैपिटल टी के साथ आया तो कैपिटल टी बन जाएगा। लेकिन अगर इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ आया, इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ आया तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसका स्मॉल टी इसके कैपिटल टी के साथ आया तब क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से बन जाएगा। जबकि इसका स्मॉल टी अगर इसके स्मॉल टी से के साथ आया तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी बन जाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, ये कैसी जनरेशन थी, F1 जनरेशन, और ये कैसी जनरेशन है, ये है F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन बनी। फर्स्ट जनरेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन से बनी थी। कैसे बनी थी, क्रॉस पॉलिनेशन से। जबकि सेकेंड जनरेशन जो बनी F2 जनरेशन, वो कैसे बनी थी, वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनी थी। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग से बनी। जरा यहां पे देखिएगा, अगर आप इस जनरेशन को देखेंगे ना तो इसमें 3 टॉल मिलेंगे, 4 हैं टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने, देखिए ये क्या था, ये गैमेट्स थे, और जब गैमेट्स से एक साथ आएंगे तो क्या बनेंगे, जाइगोट। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी क्या है, ये जाइगोट का कॉम्बिनेशन है। मतलब इन सब में से कोई भी जाइगोट का हो सकता है। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में से 3 दिखा रहे हैं कि 3 किसके लिए हैं। अगर आप तीनों को देखोगे तो ये टॉल बनेंगे। अगर यही कॉम्बिनेशन आपका ग्रो होके क्या बन जाएगा, प्लांट बनेगा, तो कैसा प्लांट बनेगा, टॉल प्लांट बनेगा। ठीक है, जबकि ये वाला कैसा बनाएगा, ये डॉर्फ प्लांट बनाएगा। और ये अकेला है, 4 में से 3 तो टॉल बनाते हैं और एक डॉर्फ बनाता है। किसमें, F2 जनरेशन में। ठीक है जी, चलिए अच्छा क्या मैं अगर 4 में से, देखो टोटल थे कितने, 4 में से 3 क्या बनाए, टॉल बनाए। 4 में से 3 टॉल बनाए, 3/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट होता है, 75%। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि टॉलनेस की F2 जनरेशन में, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, ये क्या है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में टॉलनेस का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 3/4। टॉलनेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, और टॉलनेस का परसेंटेज क्या है, 75%। ठीक है, वैसे डॉर्फनेस के लिए, डॉर्फनेस 4 में से कितना डॉर्फ है, 4 में से 1 डॉर्फ है। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 25% डॉर्फ आएगा। ठीक है, और ये जो 3 टॉल 1 डॉर्फ है, यही इसका फिनोटाइप है। क्योंकि फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिनोटाइप का मतलब जो हमको बाहर से दिख रहा है वही उसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप में 3 बाहर से टॉल दिख रहे होंगे, जब हम इसको बाहर देखेंगे वही पेड़ उगेगा, बड़ा होगा, तो 3 तो बड़े बड़े हो जाएंगे, 1 छोटा हो जाएगा। तो 3 हमको बड़ा दिखेगा और 1 छोटा दिखेगा, तो हम कहते हैं फिनोटाइप है। और इसका फिनोटिपिक रेशियो, PR का मतलब फिनोटिपिक रेशियो, 3 हैं बड़े और 1 हैं छोटे। 3 मतलब ये जो 3 है ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 है ये डॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, पूरा उतार लिया, जितना पॉइंट पर लिखल बना सब उतार लिया, फटाफट उतार ला, सब जल्दी उतार ला, हर एक चीज़ समझाइल गई बा। पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस फटाफट उतार लीजिए आप लोग झमाझम, ताकि मैं अगले पॉइंट पर बढ़ सकूं। फटाक से उतारिए। चलिए मैं इसको रब करूं, काफ़ी चीज़ें मुझे बतानी है इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अभी मैंने केवल फिनोटिपिक रेशियो बताया, अभी जीनोटिपिक भी बताना है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब मैं उसको चक्कर बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ। अब हम यही सेम चीज़ चक्कर बोर्ड पर भी देख सकते हैं। चक्कर बोर्ड क्या है जी, चक्कर बोर्ड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आपको लाइन बनानी है तो आप इस बोर्ड पर भी बना सकते हो, एक ग्राफ का पेपर आता है उस पर भी बना सकते हो। ग्राफ के पेपर पे ज़्यादा एक्यूरेट दिखता है। ठीक है, वैसे ही जो चक्कर बोर्ड है, अगर आपको गैमेट का कॉम्बिनेशन देखना है तो आप चक्कर बोर्ड पर भी देख सकते हो। तो हमको यही मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पे देखना है, ऑन चक्कर बोर्ड। चक्कर बोर्ड, अब ये चक्कर बोर्ड क्या है, चक्कर बोर्ड को हम लोग और कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय आरसी पुनेट। आरसी पुनेट ने इस तरीके को दिया था, इसलिए हम इन्हीं के नाम पे इस स्क्वायर का नाम बोल देते हैं आरसी पुनेट। अच्छा देखिए, अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें अपना सेम चीज़ मोनो जो F2 जनरेशन है उसको देखना चाहते हैं, कैसे ये जनरेशन से F2 जनरेशन तक का मतलब जो भी अभी तक हम F1 ये क्रॉस नॉर्मल देखे थे वो हम इस चक्कर बोर्ड पर देखेंगे। चक्कर बोर्ड कैसा है जी, एक स्क्वायर बोर्ड होता है, स्क्वायर के फॉर्म में,
स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें हमारे जो भी गैमिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉसिबल गैमिट्स के टाइप होते हैं, उसको एक तरफ लिखते हैं और उसी से कंबाइन कर करके जाइगोट को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए चकर बोर्ड बेसिकली बताता क्या, मैं आपको ये बता देता हूं तब उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए चकर बोर्ड बताता है कि जो भी आपका जाइगोट बनने वाला है, जैसे हमने क्या किया, पहले गैमिट बनाया, गैमिट को कंबाइन करके जाइगोट बनाया, तो जो भी आपका जाइगोट बनने वाला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या परसेंटेज होगा, इसको आप चकर बोर्ड से आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम चकर बोर्ड का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, F1 जनरेशन में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, अब आप क्या चाह रहे हो, उसका सेल्फिंग करवाना चाह रहे हो, सेल्फिंग करवाना चाह रहे हो, तो सेल्फिंग के लिए क्या करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को किससे क्रॉस करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करोगे। यहाँ से दो टाइप के गैमिट बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से दो टाइप के गैमिट बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लो ये मेल का गैमिट था और ये फीमेल का गैमिट था। अब चकर बोर्ड में सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मेल गैमिट यहां पे क्या लिखा जाता है, इसमें टाइप ऑफ गैमिट लिखा जाता है। टाइप ऑफ, पहले तो यही बात लिख लो, टाइप ऑफ गैमिट इज रिटन। यहां पे टाइप ऑफ गैमिट लिखा जाता है, गैमिट्स नहीं लिखे जाते, टाइप। गैमिट के जो टाइप हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के क्या टाइप हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यहां पे आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ गैमिट इज रिटन। और मेल गैमिट जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो हॉरिजेंटली लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टली। मेल गैमेट हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टली का मतलब, जैसे मान लो ये मेल का गैमेट था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको हॉरिजॉन्टली लिख दे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वैसे ही जो फीमेल का गैमेट था वो कैसे लिखा जाता है, फीमेल गैमेट इज रिटन वर्टिकली। फीमेल गैमेट कैसे लिखा जाता है, वर्टिकली। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। वर्टिकली मतलब डाउन साइड में ये फीमेल गैमेट लिखेंगे और इधर साइड मेल गैमेट, ऐसे लिख भी देते हैं, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। ठीक है जी, चलिए अब ऐसे ही आप इसका दो स्क्वायर फॉर्म में बना लें और इसको यहाँ से मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बन गया। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अपने जाइगोट का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। मतलब अब देखिए ये क्या है, ये तो गैमिट है, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट, टाइप ऑफ गैमिट कैपिटल टी, मेल का कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल का कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे जाइगोट बनाना है तो पहले फीमेल का जो कैपिटल टी है वो मेल के कैपिटल टी से कंबाइन हो सकता है। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल टी। फीमेल का कैपिटल टी मेल के स्मॉल टी से भी कंबाइन हो सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, फीमेल का स्मॉल टी मेल के कैपिटल टी से कंबाइन होगा तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जबकि फीमेल का स्मॉल टी जब मेल के स्मॉल टी से बनेगा तो स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्या यही F2 जनरेशन का सेम कॉम्बिनेशन हमको नॉर्मल क्रॉस के तहत भी देखने को मिल रहा था क्या, बिल्कुल देखने को मिल रहा था। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये F2 जनरेशन में यही सेम कॉम्बिनेशन हमको उसमें भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, अच्छा जरा इसमें देखो, टॉल कितने हैं, टॉल इंस्टू ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, टॉल इंस्टू ड्रॉप की अगर मैं बात करूं तो टॉल कितने हैं, 1 2 3, 3 टॉल हैं जी। और डॉर्फ कितने हैं, 1 डॉर्फ है। ये डॉर्फ बनाएगा, बाकी सारे के सारे टॉल बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात हो रही है, F2 की बात हो रही है। F1 में तो सारे टॉल थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ऑल टॉल F1 में। ठीक है, अच्छा अब एक बताओ, ये क्या है, ये तो फिनोटिपिक रेशियो है ना, क्योंकि टॉल और डॉर्फ क्या है, ये फिनोटाइप ही तो है, तो ऐसे रेशियो को हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर गैमेटिक कॉम्बिनेशन देखोगे तो कैपिटल टी एक गैमेट, सॉरी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, वेरी सॉरी, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कैपिटल टी एक जाइगोट का कॉम्बिनेशन है, स्मॉल टी एक जाइगोट का कॉम्बिनेशन है। 3 में से एक का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी है, एक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी है, और 2 का कॉम्बिनेशन, 2 का, ये तो इसका एक का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी, एक का कॉम्बिनेशन स्मॉल टी, और 2 का कॉम्बिनेशन क्या है, 2 का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अगर मुझको क्या लिखना हो, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग और नाम क्या दे सकते हैं, जीनोटाइप, वो क्या होगा, 3 टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो कि अपने अपने रेशियोज में होंगे। एक होगा कैपिटल टी, 2 होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक होगा स्मॉल टी। अगर इसको रेशियो में डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये होगा क्या, जीनोटाइप या फिर जीनोटिपिक, इसको रेशियो भी बोल देते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसको फटाफट उतार लीजिए, तो इसको उतार लीजिए। चलिए अच्छा, अब जीनोटिपिक रेशियो में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। जीनोटिपिक रेशियो में अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो
1 2 1 3 1 4, 4 में से 1/4 जीनोटाइप कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी का। वैसे ही 4 में से 1 जीनोटाइप कितना है? स्मॉल टी। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी किसकी है? स्मॉल टी की। जबकि 2/4 आने की प्रोबेबिलिटी किसकी है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। परसेंटेज की बात करें तो 100% में से 25% कौन है? 25% कैपिटल टी आने का चांस है। वैसे ही 50% किसका चांस है? कैपिटल टी स्मॉल टी का। और फिर से 25% किसका चांस बनता है? स्मॉल टी आने का चांस बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखो, फटाफट मिटाना है। लिखो जरा। चलो मैं इसको रब करूं। चलिए इसको रब कर देता हूं। चलिए अभी यहाँ पे एक चीज़ मुझे और आपको दिखाना है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और आपको दिखाना है। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का जो प्रोबेबिलिटी था 1:2:1 था। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा एक बात देखिए, आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। क्या होता है? a² + 2ab + b², यही होता है। a² का मतलब क्या है? a एक साथ में है। 2ab में क्या है? 2 × a × b, ये तो सीधा सीधा लिखा। b² क्या मतलब? b भी एक साथ है। क्या इसको 1 × a लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुणा करिए, कोई मतलब नहीं। b × b को क्या 1 से गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, वैसे ही अगर आप कैपिटल टी + स्मॉल टी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी का होल स्क्वायर + 2 × कैपिटल टी × स्मॉल टी + स्मॉल टी का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? कैपिटल टी + 2 × कैपिटल टी स्मॉल टी + स्मॉल टी। अब जरा ध्यान से देखना, क्या इसको मैं 1 से गुणा कर दूं? कोई दिक्कत नहीं। ये तो 2 पे है ही है, इसको 1 से गुणा कर दूं? कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचो ध्यान से, यही तो हमको कॉम्बिनेशन मिल रहा था। कैपिटल टी 1, देखो जरा, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1। जरा देखो ध्यान से, स्मॉल टी 1। मेंडल ने यही सब यही सब कैलकुलेशंस किए थे। मैथमेटिक्स को भी घुसा दिया था किसमें? बायोलॉजी के कैलकुलेशन में। इसलिए लोग इनकी बात को नहीं मान रहे थे। अब मेंडल को अगर निकालना होता, भैया मान लो मेंडल ने जो भी सैम्पलिंग साइज अपनी ली थी, उसमें से मेंडल को अगर निकालना होता कितने टॉल आएंगे कितने डॉर्फ, तो वो टॉल + डॉर्फ जो भी उन्होंने जीन मतलब लिया होता, कैपिटल टी जीन और स्मॉल टी जीन का स्क्वायर कर देते और डायरेक्ट कैलकुलेशन से बता देते कि कितने टॉल आएंगे कितने डॉर्फ आएंगे। किस जनरेशन में? F2 जनरेशन में। उनको जरूरी नहीं था कि वो सैम्पलिंग ही करे बार बार, एक बार उन्होंने कर दिया। अब कोई भी ट्रेड का उनको स्टडी करना रहता था, ऐसे कैलकुलेट कर लिया करते थे फटाफट a + b का होल स्क्वायर लगा के, कि किसी भी कैरेक्टर में, जैसे ये केवल तो मैंने हाइट का कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन किया ना। जैसे अगर आप फूल का कैरेक्टर लो, वायलेट × वाइट, वायलेट का प्योर प्लांट लो, व्हाइट का प्योर प्लांट लो, उसका क्रॉस करके हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनाओ, F2 जनरेशन बनाओ, उसमें भी सेम रिजल्ट आने वाला है। उनको ये पता चल गया था, इसी वजह से वो क्या कर लेते थे, डायरेक्ट जो भी उनकी सैम्पलिंग साइज रहती थी उसमें ये सब फॉर्मूलेज अप्लाई करके डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लिया करते थे। अब इसी वजह से लोगों को और नहीं समझ में आता था कि चल क्या रहा है मेंडल के दिमाग में। ठीक है जी, तो आप ये इससे भी क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो, इससे भी आप जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का जो टाइप वो निकाल सकते हो, या फिर जो भी आपका ये हम इसी से यहाँ से एक चीज़ डायरेक्ट बता सकते हैं कि नहीं, 1 + 2 3 और एक ये फिनोटाइपिक रेशियो डायरेक्ट बता सकते हैं। और जीनोटाइपिक तो हमको दिख ही रहा है, 1:2:1, जीनोटाइपिक तो हमको दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हम इस चीज़ को समझा सकते हैं मैथमेटिक्स के तरीके से। चलिए मैं इसको मिटा दूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लो फटाक पहले तो, इसको नहीं तो मिटा दूंगा मैं। चलिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ये क्या लिख रहे हो सर? जनरेशन, हेट्रो जाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी। बड़ा बढ़िया आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिलने वाला है। एक रिजल्ट तो क्या, जाइगोसिटी, यहाँ से बड़ा बढ़िया आपको एक चीज़ दिखने वाली है क्लियरिटी से कि होमोजाइगोसिटी से सेल्फिंग करने से कैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और क्रॉस पॉलिनेशन से या फिर क्रॉस करने से कैसे हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। प्यार की गलियाँ, बागों की गलियाँ। चलो
F1 जनरेशन लेते हैं। सबसे पहले चलो F1 तो क्या, मैं सीधा पेरेंट लेता हूँ, पेरेंट F1 जनरेशन क्यों लें, पेरेंट लें। पेरेंट कैसे, यहाँ पे मैं आपको समझाता चलता हूँ पहले में क्रॉस, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस किए, ये क्या थे, पेरेंट। जरा एक बात बताना मुझको, पेरेंट में जो जीन्स थे वो कैसे थे, प्योर थे। एक पेरेंट में केवल कैपिटल टी, एक पेरेंट में केवल स्मॉल टी थी, ठीक है, प्योर थे। प्योर का क्या मतलब, होमोजाइगस थे ना, जो भी करेक्टर था उनके पास पेरेंट्स में वो अपने अपने कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस थे। एक टॉलनेस के लिए होमोजाइगस था, एक डॉर्फनेस के लिए होमोजाइगस था। तो अगर पेरेंट की मैं बात करूं तो वहां पे होमोजाइगोसिटी कितनी थी, 100% होमोजाइगोसिटी थी, और हेट्रोजाइगोसिटी कितनी थी, 0% थी। चलिए अब आपने क्या किया, इसका क्रॉस करके फर्स्ट जनरेशन बनाई, तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन में जरा मुझको बताना, F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगोसिटी है, अब एक बात बताओ, F1 जनरेशन में मैंने कहा ऑल टॉल, सारे के सारे क्या बन गए, टॉल बन गए, सारे के सारे क्या टॉल बन गए, टॉल बन गए, और उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। मतलब जितने बने सब के सब टॉल बने और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो कैसा है, ये तो हेट्रोजाइगस है ना, मैंने आपको बताया ही F1 कैसा बनता है, हेट्रोजाइगस बनता है। तो जरा एक बात बताना मुझको, F1 जितने बने सारे के सारे हेट्रोजाइगस बने, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे F1 जनरेशन की बात कर लूँ तो इस कंडीशन में जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो कितनी हो गई, 100%। और होमोजाइगोसिटी, यहाँ पे कोई होमोजाइगस बना ही नहीं, होमोजाइगोसिटी 0%। जरा एक बात बताना, पेरेंट से F1 बनाने के लिए आपने क्या किया था, पेरेंट से F1 बनाने के लिए आपने क्रॉस किया था, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को तो मैंने कहा था, आप जब क्रॉस करोगे तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। जरा देखो, हेट्रोजाइगोसिटी पहले 0% थी, आपने क्या किया, क्रॉस किया, CROSS लिखा है, क्रॉस किया, कितनी हो गई हेट्रोजाइगोसिटी, 0 से 100% हो गई, जबकि होमोजाइगोसिटी 100 से 0 हो गई। यही मैं बात कर रहा था कि क्रॉस पॉलिनेशन से हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। अभी आपको दिखेगा सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी कैसे बढ़ती है। जरा एक बात बताओ, अब आप क्या कराओगे, अब आप F2 बनाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे इसी कैपिटल टी स्मॉल टी का। अब मैं इसको रब कर दूं ताकि मैं सेल्फिंग दिखा सकूं। यहां देखो, अब आपका क्या बन चुका है, अब आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी बन चुका है। अब आप क्या करोगे, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे, क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, यही बनेगा। अब एक बात बताओ मुझको, यहां पे टॉल कितने हैं, यहां पे अच्छा होमोजाइगस, सर हम होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी की बात कर रहे हैं, टॉल डॉर्फ की नहीं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो क्या है, ये होमोजाइगस है। जरा इसको मैं बाहर कर लेता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस है। जरा मुझको प्रोबेबिलिटी बताना, प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे क्या कहा था, ये कितना होगा, ये 25% रहा। मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 25%, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 25% और इसके आने की प्रोबेबिलिटी 50%। अभी जस्ट पीछे बताया, ये 1/4 होता है, ये 1/4, ये 2/4, इस वजह से इसका 25% आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी 25%, इसकी 50%। लेकिन जब आप हम होमोजाइगस की बात करेंगे तो होमोजाइगस तो दोनों है, ये भी है, ये भी है, इसलिए होमोजाइगोसिटी में ये दोनों काउंट हो जाएंगे। तो होमोजाइगोसिटी F2 जनरेशन में कितनी हो गई है, 50%, और हेट्रोजाइगोसिटी भी 50%। जरा आ जाओ F2 में जो हेट्रोजाइगस है वो 50% हो चुका है, और जो होमोजाइगस है वो कितना हो चुका है, होमोजाइगस भी हो चुका है 50%। कोई दिक्कत, यहाँ पे दिख रहा है 25 मिल गए, 50 हो गए होमोजाइगस। F2 बनाने के लिए आपने क्या किया, F2 बनाने के लिए आपने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई। क्या करवाई, सेल्फिंग। जरा देखना ध्यान से, जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो आपकी हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ गई, और जैसे ही आपने सेल्फिंग करवाई देखो हेट्रोजाइगोसिटी घट गई, हेट्रोजाइगोसिटी घट गई। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, या तो पहले में या तो दूसरे में मैंने बताया होगा कि सेम टाइप के मतलब अपने क्लोज रिलेशन में ब्रीड करने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से रिसेसिव कैरेक्टर आने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब निगेटिव कैरेक्टर आने के चांस बढ़ जाते हैं। सेम कैरेक्टर सेम टाइप का मतलब ऑर्गेनिज्म ब्रीड करने का मतलब सेल्फिंग कराने से। तो आपने जब सेम टाइप में एक ही ऑर्गेनिज्म में लिया है, तब तो सेम ऑर्गेनिज्म से अगर आप ब्रीड कराओगे तो सेल्फिंग, इससे बड़ी सेल्फिंग क्या हो सकती है। एक तो आप कहते हो कि दो ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड हो उनमें इंटरब्रीड कराने से भी उनमें होमोजाइगोसिटी आने के चांसेस है। और यहाँ मटर के दाने में तो हम सेल्फिंग करा रहे हैं पूरी। सेल्फिंग का मतलब उसी के फ्लावर से, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर के जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरा रहे हो, तो उसी प्लांटवा के एक ही फ्लावर पे सेल्फ पॉलिनेशन आप करवा दे रहे हो। तो उस केस में तो जो होमोजाइगोसिटी होगी वो तो बड़ी तेजी से बढ़ रही होगी। इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा
कि पहले ही F1 जनरेशन F2 जनरेशन में जब पहली बार हमने सेल्फिंग कराई तो जो होमोजाइगोसिटी 0% थी वो बढ़ के कितनी परसेंट हो गई, 50%। और आपको हर बार 50-50% में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जरा ध्यान से अब यहाँ पे देखते जाना। अगर आप यहाँ पे F3 जनरेशन बनवाते हो, कैसे जनरेशन बनवाते हो, F3 F4 ऐसे लिखते चलते हैं, F3 F4। अब आप क्या कंटिन्यूअसली क्या करवा रहे हो, सेल्फिंग करवा रहे हो, कंटिन्यूअसली क्या करवा रहे हो, सेल्फिंग करवा रहे हो। यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट इसको लगा दिया, इसका मतलब सीधा सेल्फिंग। F3 में भी सेल्फिंग, F4 में भी सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने से यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगोसिटी 50% से घट रही है, 100 से कितनी हो गई, 50। तो अगली जनरेशन में कितनी हो जाएगी, F3 में हो जाएगी 25, और F4 में कितनी हो जाएगी, 12.5। कोई दिक्कत। और ये जो होमोजाइगोसिटी होगी ये लगातार 50-50% बढ़ती जाएगी। ये पहले 50 थी, 50% और बढ़ेगी 75% हो जाएगी। 50 का 50% तो 25 होगा ना, तो 25% इसमें 25 जुड़ जाएगा, तो 75% होमोजाइगोसिटी हो जाएगी अगले सेल्फिंग करवाने में। फिर अगली बार सेल्फिंग करवाओगे, फिर 25% सेल्फिंग 50% आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे 25 का 50% कितना होता है, 12। तो 12 इसमें और जुड़ जाएगा और क्या आ जाएगा, लगभग 84। 75 धन 10 85, 85 और 75 धन 10 85, 85 और 2 कितना होता है, 86-87% के आसपास, 87% मान लो, 87 क्या 87 कुछ, चलो अप्रोक्सीमेट इतना मान लेते हैं। तो आपकी आप देख रहे हो क्या, लगातार सेल्फिंग करवाने से जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया क्या बढ़ा, हेट्रोजाइगोसिटी। जब आपने सेल्फिंग करवाई क्या बढ़ा, होमोजाइगोसिटी 0 से 50 हो गई। समझ रहे हो, मैंने आपको ये रिजल्ट्स पहले ही बता दी थी। इसको फटाक से उतार लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। मेंडल का मोनोहाइब्रिड मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने कैसे कैसे करवाया, क्या क्या करवाया। अच्छा, इसमें मेंडल ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी की। डायरेक्ट क्रॉस करवाने से उनको बहुत फ़ायदा जो था, तो वो था वो क्या चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है। ज़रा देखिएगा, मैं एक बार क्रॉस को फिर से फटाक से लिख दिखा देता हूँ आपको। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया जब कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारा क्रॉस था। ये बना था हमारा F1, उसका हमने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाया, ठीक है। ये बना हमारा क्या, F2 जनरेशन, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप मुझे, मेरे लिए जरा एक बार देखिए ध्यान से। अब आप देखिए F1 में तो क्या बना, केवल कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में तो मैंने आपसे क्या कहा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, है ना, ठीक है। और कैसा था, ऑल टॉल था, सारे के सारे लंबे प्लांट ही बने। जब मेंडल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो मेंडल को उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट तो पता नहीं होगा कि क्या होगा। मेंडल ने एक तरफ टॉल पौधा लिया, एक तरफ डॉर्फ लिया, दोनों को खेतों में लगा के छोड़ दिया। उनको पता था कि ये प्योर हैं, बस उन्होंने छोड़ दिया। जो बना, जितने भी उन्होंने पौधे ऐसे ऐसे क्रॉस करवाए, सारे के सारे में टॉल आ गया। क्या आ गया, टॉल आ गया। तो मेंडल ने सोचा, तो मैंने तो टॉल और डॉर्फ दोनों लिया था, लेकिन उसमें से केवल एक ही कैरेक्टर किसमें आया है, फर्स्ट जनरेशन में आया है। एक कैरेक्टर ही फर्स्ट जनरेशन में आया है। यानी कि अब इसमें दो टाइप के अलील हैं, दो अलील हैं, एक कैपिटल टी अलील और एक स्मॉल टी अलील। अब जरा सुनना ध्यान से, एक अलील यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाया है अपने कैरेक्टर को, और दूसरा अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। ये वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जबकि इसने क्या किया है, एक्सप्रेशन कर लिया है। तो जो एक्सप्रेस अब देखिएगा F1 में एक ही टाइप का कैरेक्टर आएगा, ओनली वन टाइप ऑफ कैरेक्टर इज डेवलप। दो टाइप के पेरेंट लिए थे, एक टॉल और एक डॉर्फ, लेकिन उसमें से आया कौन सा, केवल टॉल वाला आया। मतलब एक ही टाइप के पेरेंट का जो कैरेक्टर था वही F1 में दिखेगा। एक टाइप के कैरेक्टर पेरेंट का कैरेक्टर छुप जाएगा। जिसका छुप गया, जिसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, रेसेसिव नाम दे दिया। हमने नहीं दिया, मेंडल साहब ने कहा कि वही रेसेसिव कैरेक्टर है। और जो एक्सप्रेस अपने आप को कर पाया, उसी का हमने डोमिनेंट फॉर्म में दे दिया। और इसी पे मेंडल साहब ने एक लॉ बनाया। अभी मैं सब लॉ लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप समझ तो जाइए कौन सा क्या है। तो उसी पे मेंडल साहब ने एक लॉ दे दिया कि व्हेन टू प्योर पेरेंट हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था। ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉर्फनेस को। दोनों प्योर थे और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को दिखा रहे थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, ये टॉलनेस को, ये डॉर्फनेस को, ये लंबेपन को, ये छोटेपन को। तो ठीक है, तो जब दो प्योर पेरेंट जिनके पास कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है वो क्रॉस होते हैं, तो F1 में
केवल एक ही एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को। F1 में केवल अपने आप को कौन एक ही एक्सप्रेस कर पाता है और एक एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट कहलाता है और जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव कहलाता है। इसी को मेंडल साहब का एक लॉ बना दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है जी, जरा एक बात देखिएगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब भी आप मेंडल साहब ने किसमें क्रॉस कराया, पी प्लांट में। पी प्लांट कैसे था, डिप्लॉयड था, 2n बराबर 14 होता है, उसमें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता रखा था। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था। ठीक है जी, अब इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे हमेशा कैसे रहेंगे, कैरेक्टर्स के जीन जो भी होंगे इसमें हमेशा पेयर में रहेंगे। जैसे या तो कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल रहेगा, स्मॉल टी, कोई भी क्रॉस आप देख लो। जैसे आपने पेरेंट को लिया कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे भी जो कैरेक्टर्स के जीन थे, जीन हमेशा पेयर में रहे, या फिर जीन कहो या तो अलील कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर को जो अलील थे वो हमेशा पेयर में है। जैसे इसमें F1 में भी आपने जो क्रॉस करवाया वहाँ पे भी हमेशा अलील्स पेयर में थे। ठीक है, जो F2 जनरेशन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी, वहाँ पे भी जो अलील्स थे वो हमेशा कैसे रहे, पेयर में रहे। इसी को मेंडल साहब ने कहा कि कैरेक्टर्स, मेंडल साहब का एक कंक्लूजन इस पर भी बनाया गया। ठीक है, जो कंक्लूजन क्या बनाया गया कि कैरेक्टर्स को बनाने वाले जो फैक्टर हैं, मेंडल साहब क्या कहते थे, मेंडल साहब जीन नहीं कहते, फैक्टर बोलते थे, कि जो भी कैरेक्टर बन रहे हैं वो किसी न किसी फैक्टर की वजह से बन रहे हैं। और ये फैक्टर्स हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। आप देख लो F1 ये पेरेंट था, F1 या F2, लेकिन तीनों में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में पाए जा रहे हैं, सॉरी कैरेक्टर्स नहीं, कैरेक्टर को बनाने वाले जो फैक्टर हैं उन किस में पाए जा रहे हैं, पेयर में पाए जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन। इसी को मेंडल साहब को, इसी कंक्लूजन को क्या बोल दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। और एनसीईआरटी के हिसाब से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसी के अंदर ये पॉइंट आ जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट ये कहता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए वो डोमिनेंट, जो ना कर पाए वो रिसेसिव। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कैरेक्टर्स को बनाने वाले क्या हैं, फैक्टर्स होते हैं, और वो किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये था कैरेक्टर्स को जो बनाता है वो कौन है, वो फैक्टर है। और तीसरी बात ये क्या कही गई कि ये पेयर में पाए जाते हैं। 3 बातें हमको समझ में आ गई हैं। अभी मैं सब लिखवा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन पहले आप समझ तो जाओ कौन सा चीज़ क्या था। अच्छा, एक चीज़ और जरा समझ जाओ, ताकि मैं आपको लिखवाऊँ तो आपको ये समझ ही में आए कि कौन सा चीज़ क्या लिखा जा रहा है। नहीं तो यही नहीं पता चलता कि देखिए दो कंक्लूजन्स मैंने आपको बता दिए। पहला डोमिनेंस वाला कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एक्सप्रेस हो पाएगा, एक नहीं, जो एक्सप्रेस हो पाए वो डोमिनेंट और जो ना हो पाए वो रिसेसिव, तो इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा, कैरेक्टर्स कौन बनाता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर को बनाने वाले जो रिस्पॉन्सिबल वो कौन है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, और ये फैक्टर्स कैसे पाए जाते हैं, पेयर में। इसको प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर कहा जाता है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, कैपिटल टी था, इसको क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी, ये पेरेंटल टाइप था, इसको क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है, जब गैमेट बनाने का टाइम आया तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी दो, इसने जैसे मान लो ये सेल्फिंग कराने के लिए जब इसको सेल्फिंग करना था तो ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। और जब गैमेट बनाने का टाइम आया तो इसके पास जो भी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट थे, चाहे ये होमोजाइगस था चाहे हेटेरोजाइगस था, ये बड़े ही आराम से सेपरेट हो गया। इसने ऐसा नहीं किया कि सेपरेट होने में इसको कोई प्रॉब्लम हुई, इसने बड़े ही आराम से गैमेट बनाने के समय इसके पास जो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो इसके पास था जीन्स थे वो बड़े ही आराम से सेपरेट हो गए, बड़े ही आराम से सेग्रीगेट। देखो सेपरेट होने का एक उसका सिनोनिम्स और है, सेपरेट को एक और तरह से कह सकते हैं सेग्रीगेट होना। तो देखना जरा ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किया, F1 बना कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस किया, F1 बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया क्या अपना F1। अब पूरी जनरेशन ये F1 रहेगा। पहले F1 क्या था, जो बना वो क्या था, सीड था, फिर ये ग्रो करेगा, प्लांट होगा, प्लांट में फ्लावर बनेगा, और अब ये फ्लावर अपने ही पॉलन ग्रेन से अपने ही स्टिग्मा पर फ्यूजन करवाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। उसके लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, गैमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, गैमेट बनाना पड़ेगा। अब सोचो जरा ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग टाइप के कैरेक्टर को बनाने वाले जीन्स हैं। कैपिटल टी टॉलनेस को बना रहा था और स्मॉल टी डॉर्फनेस को बना रहा था। भले ही इस वाली जनरेशन में ये टॉल आ गया, लेकिन अगर इसके जीन्स मिक्स हो गए होते पूरी जनरेशन में, क्योंकि पूरी जनरेशन ये जीन्स एक साथ हैं, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी दोनों एक साथ हैं, अगर ये जीन्स मिक्स हो गए होते तो अगली जनरेशन में मिक्स्ड कैरेक्टर आता। और मिक्स्ड कैरेक्टर का आने का क्या मतलब है, टॉल और डॉर्फ दोनों के बीच में कैरेक्टर आता, जिसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट हाइट वाला कैरेक्टर आता है, इंटरमीडिएट
हाइट वाला करेक्टर आता। अगर कब, जब ये जीन्स मिक्स हो गए होते, तब अगर ये मिक्स हो गए होते। लेकिन हम क्या देखते हैं, या तो केवल टॉल बनता है या तो केवल डॉर्फ बनता है। ऐसा कोई करेक्टर नहीं आता जो इंटरमीडिएट हाइट को दिखाता हो। इंटरमीडिएट हाइट को कोई दिखाने वाला करेक्टर नहीं आता। इसका मतलब क्या है, जो जीन्स F1 में बने वो मिक्स नहीं हुए और गैमिट बनाते समय वो बड़े ही आराम से सेपरेट हो गए, तभी जाकर के हमको F2 में वो करेक्टर भी देखने को मिलता है जो F1 में नहीं था, डॉर्फ। F1 में एक भी डॉर्फ नहीं आया था, लेकिन F2 में 4 में से 1 डॉर्फ आता है। 25% डॉर्फ बनते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से, वो कैसे हो पाया? वो ऐसे हो पाया क्योंकि F1 में जो भी जीन्स थे वो मिक्स नहीं हुए और अपने आराम से उन्होंने बड़े ही आराम से सेग्रीगेट होकर गैमिट बनाया सेपरेट। जो जीन्स थे F1 में वो मिक्स नहीं हुए, इसी वजह से गैमिट बनाते समय वो बड़े ही आराम से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गए और इंडिपेंडेंटली सेपरेट होने के बाद क्या किए, जाइगोट बनाया। और इसी वजह से अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हमको F2 जनरेशन में कभी भी डॉर्फ देखने को मिलता? नहीं मिलता। अगर ये जीन्स मिक्स हो गए तो इंटरमीडिएट हाइट देखने को मिल जाती है हमको F2 में, लेकिन हमको F2 में भी एक डॉर्फ देखने को मिलता है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये डॉर्फ कहाँ देखने को मिला? F2 में। F1 में तो था ही नहीं। F2 में इसी वजह से देखने को मिला क्योंकि ये जीन्स जो थे ये बड़े ही आराम से सेपरेट हो गए, ठीक है, ये मिक्स नहीं हुए। और इसी को एक लॉ बना दिया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बना दिया गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को एक नाम और देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स इसमें प्योर हैं, मिक्स्ड नहीं हुए, ठीक है। इसी को एक और नाम क्या देते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या कहा जाता है, जब एक प्योर प्लांट, एक प्योर टॉल प्लांट एक प्योर डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करता है और जो F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनती है, इस पूरी F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग पूरी जनरेशन में जो हाइब्रिड जीन्स एक साथ रहते हैं, लेकिन गैमिट बनाते समय ये बड़े ही प्योरिटी से एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और उसी में F2 में हमको वो कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो F1 में नहीं थे। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या बताता है कि पूरी F1 में गैमिट्स एक साथ रहे, गैमिट्स कह लो या फिर एलील कह लो, एलील से एक साथ रहे, लेकिन गैमिट्स बनाते समय ये बड़े ही आराम से सेपरेट हो गए। तो इसको एक टर्म दे दिया, इसको एक लॉ बना दिया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। इसी को नाम क्या दे दिया गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 3 लॉ मेंडल ने दिए, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2 लॉ थे। तो लॉज ऑफ मेंडल, लॉज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब हम इसकी बात करेंगे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कितने लॉ थे? सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में डायरेक्ट लिख दूं कि व्हेन 2 प्योर पेरेंट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी आर क्रॉस्ड, देन इन F1 heterozygous condition, the gene which in F1 heterozygous condition one gene expresses itself, F1 heterozygous condition के बगल में आप ऐसे लिख लीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। वन जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड डोमिनेंट, ठीक है, एंड अदर डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड रेसेसिव। डोमिनेंट के नीचे कैपिटल टी लिख लीजिएगा और रेसेसिव के नीचे या फिर बगल में स्मॉल टी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट उतार लीजिए। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। DOM मत लिखिए यार, पूरा लिख लियो डोमिनेंस, नहीं तो कहोगे DOM का क्या मतलब है। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अभी इसमें और पॉइंट्स हैं, इसमें 2 और पॉइंट्स हैं। कैरेक्टर्स आर developed by discrete
यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। कैरेक्टर्स को बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से, विच आर नोन एज जीन। देखो यार बड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, जीन अलील क्या, दोनों एक ही बात है, चाहे मैं जीन बोल दूं चाहे अलील, आप यही समझना कि या तो कैपिटल टी की बात कर रहा है या तो स्मॉल टी, या तो आर की बात कर रहा है या तो स्मॉल आर की बात कर रहा है, मतलब जीन की ही बात कर रहा है। जीन और अलील एक ही बात है, बड़ा टेंशन नहीं ले इस बात में, बस अंतर क्या है, बोलने का तरीका अलग हो गया और कोई अंतर नहीं इसमें, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट और था, दीज फैक्टर्स, जो ये फैक्टर्स थे जो कैरेक्टर बना रहे थे, ऑलवेज अकर्स इन पेयर, ठीक है। चलिए जी, अब ये मैं इसको पॉइंट वाइज हाईलाइट कर देता हूं, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था और ये पॉइंट नंबर 3 था, ठीक है। इसमें से 2 और 3 नंबर जो पॉइंट थे, ये दोनों का एक अलग लॉ है जिसको बोलते हैं, लॉ बोल दो या तो प्रिंसिपल बोल दो, प्रिंसिपल ऑफ, भाई प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत हो कंफ्यूज मत होना, ये प्रिंसिपल है, वो स्कूल वाला नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। चलो 2 और 3 को मिला के ये बन गए, इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, यही दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ये सेकंड और थर्ड, इन दोनों को मिला के यही नाम दे दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि मेंडल के 3 लॉज बने थे तो कंफ्यूज मत होना, पहला ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर और तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी के हिसाब से ये दोनों एक में है, इसलिए मैंने आपको एक ही में लिखवाया, ठीक है। चलो, अरे यार हाँ, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताना है, इसको लिख लिए होगे मेरे हिसाब से तुम लोग, ठीक है। चलो, दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जरा देखो तो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, मैंने फिर से वही बताया कि जब भी पूरी F1 हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब एक प्योर पेरेंट दूसरे प्योर पेरेंट से क्रॉस किया जाएगा, दोनों अलग अलग कैरेक्टर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जब उनका क्रॉस किया जाएगा तो F1 हाइब्रिड बनेगा। पूरी F1 हाइब्रिड में जो अलील्स हैं वो एक साथ रहते हैं, वो भी 2 डिफरेंट कैरेक्टर के अलील्स हैं, वो एक साथ रहते हैं, लेकिन वो कंटामिनेट नहीं होते हैं, वो गैमेट्स बनाते समय बड़ी ही प्योरिटी से अलग हो जाते हैं, बड़ी ही आसानी से इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। सेग्रीगेशन को पहले मैं लिख देता हूँ, सेग्रीगेशन या फिर सेपरेशन, दोनों एक ही बात है, सेपरेशन से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको वही बात है, व्हेन 2 प्योर पेरेंट्स, कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हेन 2 प्योर पेरेंट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, यार मैं उसको नहीं मिटाया था तो उसे मैं ऐड कर देता, कोई बात नहीं, हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, then it forms F1 hybrid, capital T small t. This hybrid lives, this hybrid form is present फॉर होल जनरेशन, जनरेशन लिखें या फिर होल लाइफ कर दें, होल लाइफ, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द अलील्स कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी सेपरेट्स या फिर segregates independently from each other, separates या फिर segregates to form gamete, independently जगह लिख दो, to form
गैमीट विदाउट कंटामिनेशन मतलब जो गैमीट्स बनते हैं वो बिना कंटामिनेशन के बनते हैं, ठीक है। मतलब हाइब्रिड में रहने के बावजूद जब गैमीट बनाने का चांस आता है तो बिना किसी कंटामिनेशन के गैमीट्स बना लेते हैं, ठीक है। दे फॉर्म गैमीट्स विदाउट कंटामिनेशन, ठीक है। दैट्स वाई गैमीट्स आर प्योर। सो दिस लॉ इज called as law of segregation या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। ये पूरा पॉइंट उतार लीजिए झमाझम जितना तेज हो सके, ताकि मैं एक बात और आपको बता दूं इसी में। उसके बाद यार मुझे तो क्वेश्चंस भी कराने थे इस वीडियो के, मैं क्या बताऊं आपको, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लग रहा है मुझको इसी में लिखवाने में। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो कराने थे मुझे, अगले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। हो जाएगा इसके क्वेश्चन, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस। चलिए इसको आप लोग उतार लिए। चलिए अब इधर देखिए, चलिए एक बात मुझको बताना, कैपिटल टी को क्रॉस करवाया स्मॉल टी से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 बन गया। इसका मैंने सेल्फिंग करवाया तो बना क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी किसमें, F2 में। ये क्या था, ये तो F1 था, ठीक है। ये बना अपना F2, ठीक है। F2 में कैसा रेशियो आया, 3:1 का रेशियो आया, ठीक है। 3:1 का रेशियो आया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 3:1 का रेशियो किसकी वजह से आया है तो आप क्या बताइएगा। आपके पास ऑप्शन आ गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या फिर उसी में मतलब सेम ऐसा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कम ही लिखता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ज़्यादा लिखता है। उसने लिखा लॉ, आपसे क्वेश्चन पूछा, द अकरेंस ऑफ 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। लॉ बोल दे या फिर प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, 3 ऑप्शन दे दे और चौथा नॉन ऑफ दिस। तो क्या करोगे आप, अब आपके पास, अब आपको पता ही नहीं है। अब मैं यही बताने जा रहा हूँ कि 3:1 का रेशियो किसकी वजह से आता है। जरा एक बात बताना, जो F2 जनरेशन में जो 3:1 रेशियो आया, जरा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है 3 और ये 1, फिनोटाइपिक की बात कर रहा हूँ। 3:1 का जो रेशियो आया उसमें हम कहते हैं कि 3 क्या है, टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ। 3 टॉल है, एक डॉर्फ है। अच्छा, अगर 3 टॉल नहीं होते तो क्या 3:1 का रेशियो आता, क्या नहीं आता। 3 टॉल है तभी तो क्या आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। और 3 टॉल किस वजह से हैं, कैपिटल टी तो टॉल हमेशा ही बनाएगा क्योंकि प्योर है, ये हमेशा बनाएगा। लेकिन 3 इस वजह से आ रहा है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल बना रहा है। और ये कितने हैं, ये 2 हैं। और इसी की वजह से क्या आ रहा है, कैपिटल टी इसी इन्हीं 2 की जुड़ने की वजह से, ये तो एक तो टॉल बनाना ही था, जब ये 2 जुड़ गए तो 3 आ गया, तभी 3:1 का रेशियो आया। और इनके टॉल आने का मेन रीजन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल हो गया। इसके टॉल होने का रीजन क्या था, डोमिनेंस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंस नहीं होता तो क्या यहां पे टॉल बनता, नहीं, यहां पे तो इंटरमीडिएट हाइट बन जाती। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंस था तभी कैपिटल टी वाला अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करवा पाया। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंस नहीं होता तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करवा पाता। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ने क्या बनाया, टॉल बनाया। इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंस था, इसी वजह से यहाँ पे टॉल बनाया। और कैपिटल टी स्मॉल टी ने टॉल बनाया, इसी वजह से F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है। क्योंकि कैपिटल टी तो टॉल बनाता ही, स्मॉल टी तो डॉर्फ बनाता ही, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ने टॉल बना दिया, इसीलिए जो रेशियो है वो 3:1 का हो गया। समझ रहे हैं। और कैपिटल टी स्मॉल टी ने टॉल क्यों बनाया, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंस था। और ये कौन से लॉ की वजह से होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 3:1 का रेशियो किसकी वजह से आता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझको, ये किसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आया इसमें, और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आया। अच्छा, एक बात बताओ मुझको, जरा सोचो, जरा सोच के देखना। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमने किससे करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी से।
किसमें, जब हमने सेल्फिंग की बात की थी, F1 की सेल्फिंग, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे गैमीट से सेपरेट हुए, गैमीट के सेपरेट होने के बाद जो टोटल कॉम्बिनेशन था, हमने जब उस कॉम्बिनेशन को मिलाया, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, यहाँ पे ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ आए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तभी तो ये दोनों क्या बने, टॉल बने, ठीक है। लेकिन इन दोनों को साथ में आना भी जरूरी था। अगर ये F2 सेल्फिंग कराते समय, अगर ये जो मैंने आपको क्या बताया, सेल्फिंग कराते समय हमारे जो F1 में क्या बने थे, F1 में जो हमारे जो जीन्स थे, अगर वो मिक्स हो गए होते, मैंने आपको पहले ही बताया F1 में अगर जीन्स मिक्स हो गए होते तो F2 में कभी भी डॉर्फनेस दिख ही नहीं पाती, और या फिर F2 में वो सारे कैरेक्टर्स वैसे के वैसे नहीं आते जैसे आ रहे हैं। कब, जब ये इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था, ये जो दोनों जीन्स थे, दोनों अलील्स थे, अगर ये मिक्स हो गए होते, जो कैपिटल टी स्मॉल टी अलील है, अगर ये मिक्स हो गया होता तो जो F2 हमको देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये ऐसे कैसे देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ, इसीलिए गैमेट्स आराम से सेपरेट हुए, और इसीलिए गैमेट्स आराम से सेपरेट हुए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और जब ये एक बार बन गया तब तो कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंस शो कर पाया। कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंस शो नहीं कर पाता अगर यहाँ पे ये गैमेट्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट या फिर सेग्रीगेट नहीं हो पाते। यानी कि 3:1 का रेशियो डोमिनेंस की वजह से तो आया ही है, लेकिन सेग्रीगेशन की वजह से भी आया है। अगर ये गैमेट्स इंडिपेंडेंटली आसानी से सेपरेट ही नहीं हो पाते तो F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बनता ही नहीं, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं बनता तब तो 3:1 का रेशियो आता ही नहीं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मजाक में मत लियो, नहीं तो यहीं तो उड़ जाओगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैं लिखवा भी दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। द अकरेंस ऑफ 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ड्यू टू, तो क्या लिखोगे, इज ड्यू टू बोथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों की वजह से। लेकिन अच्छा, अब आप सुनना जरा ध्यान से, अब आपके यहां पे ऑप्शन कैसे बने, ऑप्शन बने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया कि द अकरेंस ऑफ 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ की जगह यहां पे लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अभी आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, नॉन ऑफ द अबव। अब आप जरा बताओ, चार ऑप्शन में से कौन सा टिक करोगे। अब तो यहां पे ऐसा तो है नहीं कि बोथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, बोथ होता तब तो मैं मार देता, क्योंकि मुझको ये बताया गया है कि दोनों की वजह से 3:1 का रेशियो है। लेकिन बोथ जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब बोथ जैसा ऑप्शन ना हो तो आपको चूज करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने आपको समझाया भी कैसे, क्योंकि अगर डोमिनेंट नहीं होता तो कभी 3:1 का रेशियो आता ही नहीं। इसी वजह से अगर आपके चार ऑप्शंस अलग अलग हैं तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस मारना पड़ेगा। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या देना है, ज़्यादा महत्व देना है इसमें से, ठीक है। मोर प्रायर, ये क्या लिखना है, इसको आप लिख दो मोर प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्शंस ऐसे होते, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और चौथा बोथ 1 and 2, जरा आप बताओ अब क्या 1 and 2 मार दोगे क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। जी हाँ, बोथ 1 and 2 इस बार मार दोगे, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ तक का ये वीडियो हो गया यार। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने थे, मैंने तो आज यही सोचा था कि क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैंने इतना टाइम पढ़ा दिया कि काफ़ी लोग बोर होने लगे होंगे इस वीडियो से। खैर, ये वाला लिख लो, अगले वीडियो में मिलेंगे। और वो दोनों पॉइंट कर थोड़ा सा उसको करेक्टिफाई कर लेना अपने लेवल पर, जो मैंने शुरू में बताया था, कार्ल कॉरेंस वाला, ह्यूगो डिवेरिस वाला, ठीक है, उसको करेक्टिफाई कर लेना। और आशा करता हूँ जीन और अलील के बारे में भी आपको जानकारी समझ में आई होगी कि जो जीन्स होते हैं उसके दो डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम अलील कह देते हैं, लेकिन ये फॉर्म स्लाइटली डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा जीन में
किसी एक जीन में थोड़ा सा बदलाव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अलील बन जाएगा। क्योंकि अगर किसी जीन में थोड़ा सा बदलाव करोगे तो जीन का डिफरेंट फॉर्म बन जाएगा, लेकिन वो उसी कैरेक्टर को बनाने वाला होगा, और इसी को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, अलील बोल देते हैं। यानी कि जीन में थोड़ा सा बदलाव करो, स्लाइटली बदलाव करो तो क्या बन जाएंगे, अलील बन जाएंगे। कोई दिक्कत? और ये अलील्स सेम कैरेक्टर के होंगे, ठीक है। चलिए भैया इसको लिख लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जेनेटिक्स 07 में। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। Like a bird on a tree,